पिछले क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे वो किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का फॉर्मूला था, सूत्र था। क्या फॉर्मूला था, याद है? चलिए तो देखिए, हमने निकाला था E = 1/4πε0 P/r³ √3 cos² θ + 1। यही था ना बालक? अब आप बोले थे कि सर ये जो है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। मतलब ये जो सूत्र है अक्षीय में भी काम करेगा, निरक्षीय में भी काम करेगा, कहीं भी काम करेगा। इस सब के लिए हम लोग निकाले। अब सवाल ये भी है कि सर इस सब के लिए है तो थोड़ा चेक करके देखा जाए ये कैसे काम करता है। तो डायग्राम देखिए। मान लिए कि मेरे पास कोई डाइपोल है, बात नहीं, डाइपोल है। तो डाइपोल में दो को केस था, एगो अक्षीय वाला एगो निरक्षीय वाला, याद होगा आपको। तो अक्षीय वाला यहाँ पर था, इस बिंदु पर था, और निरक्षीय वाला इसके लंबवत था, यहाँ पे था। तो हमको ये बताइए कि अक्षीय स्थिति पर थीटा हम लोग कितना लिए? 0। कारण कि विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा और द्विध्रुव का दिशा एक ही होगा। और ये बताइए, चलिए ये जो निरक्षीय स्थिति है ये अक्षीय से कितना कोण पर है? 90 पर है। ध्यान देंगे, ये अक्षीय वाला 0 पर है, निरक्षीय वाला 90 पर। तो अगर हम सबसे पहले अक्षीय का तीव्रता निकालेंगे, अक्षीय का तीव्रता, तो ये बताइए कि थीटा का वैल्यू में कितना रखना पड़ेगा? बात नहीं आए हैं, शांति से बैठिए। हम लोग दो केस में निकाल के चेक कर रहे हैं कल ही वाले फॉर्मूला से कि अक्षीय पे कितना होगा, निरक्षीय पे कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अक्षीय के लिए हम लोग कोण का वैल्यू कितना लेंगे? 0, और निरक्षीय पे कितना लेंगे? 90। तो यहाँ पर इसमें 0 रखिए, cos 0 का वैल्यू 1 का 3 में गुना होगा, 3 है 4, तो अंडर रूट में 4 है तो बाहर 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4πε0, और जब 2 का गुना इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा 2p/r³। कोई दिक्कत बालक? याद है, निकाला गया था ये वाला सूत्र। अब निरक्षीय में चेक करेंगे। निरक्षीय लंबवत था, याद रखेंगे। निरक्षीय वाला जो स्थिति था वो लंबवत था। अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना? 90। cos 90 का वैल्यू ये टोटल 0, तो अंडर रूट प्लस है तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस निकलेगा, तो प्लस वाला इससे गुना कराइएगा। तो निरक्षीय में ध्यान देंगे बालक, निरक्षीय स्थिति में अगर तीव्रता निकाला जाए तो ये हो जाएगा cos 90 0 टोटल, तो अंडर रूट 1 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1, जिसमें प्लस वाला हम लोग गुना कराएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P/r³। सिद्ध हो गया। तो आप जितना चाहें, जिस कोण पर चाहें, आप द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास कोण होना चाहिए। 30 पे कहेगा, 60 पे कहेगा, 45, 120, जितना कहेगा उतना का वैल्यू रखिएगा और तीव्रता निकालिएगा। कोई दिक्कत वाला? तो हमको चेक करके ये बताना था कि सर ई अक्षीय के लिए काम करेगा कि नहीं, निरक्षीय के लिए काम करेगा कि नहीं। तो अक्षीय निरक्षीय नहीं, इसी के लिए, ठीक है, ये सबके लिए काम करेगा, केवल अक्षीय निरक्षीय के लिए नहीं। केवल आपके पास क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। कोई दिक्कत बालक? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हमको बढ़ना है। ये ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है पिछले क्लास में, केवल चेक करना था। अक्षीय वाला फिर से बता दे, दोबारा बता दे। चलिए फिर से बाकी लोग भी दोबारा सुन लीजिए और कोशिश ये करें थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रहे, ठीक है। ये कितना था? ठीक है, कल हम लोग निकाले थे बात, कल निकाले थे 3 cos² θ + 1। अक्षीय वाला फॉर्मूला याद है? बोलो तो। अपन r, ठीक है, याद है आपको? बैठ जाइए। तो ये बताइए कि अक्षीय निकालना है, आपको याद है अक्षीय वाला। तो अक्षीय स्थिति में कोण का वैल्यू कितना लेना है? इसमें 0 रख दीजिए,
इसमें 0 रखिएगा तो 1/4πε0 और P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो कितना हो गया 3 1 4, तो 4 है तो बाहर 2 निकलेगा, 2 का गुना करा दीजिए 1/4πε0 और 2 गुना होगा तो कितना 2P अपॉन आर क्यूब। यही ना आप बता रहे थे अभी। आगे वाला निरक्षीय कहेगा तो इसी cos में कितना रख देंगे 90, cos 90 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुना कीजिएगा, यही हो जाता है। तो सबके लिए काम करेगा, केवल अक्षीय निरक्षीय के लिए नहीं, सबके लिए काम करेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, हेडिंग दिए जाए। चलिए हेडिंग देंगे एक समान, वहां से आगे कंटिन्यू करना है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, हेडिंग देंगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में लिख दे रहे हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, एवं बल आघूर्ण, लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण, लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण हो गया वाला, लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। तो देखिए बल निकालना है और बल आघूर्ण निकालना है, तो लिखेंगे फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क acting on electric dipole, acting on electric dipole due to uniform electric field, due to uniform electric field, force and torque acting on electric dipole due to uniform electric field। हो गया वाला। चलिए तो अब समझते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक बल निकालना है, एक बल आघूर्ण निकालना है, और ये निकालना किसमें है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में। क्लियर है बालक? हेडिंग में देखिए कुछ हम घेरे हैं, यहाँ पर ये जो लिखने वाले हैं, ठीक है, इसमें बल निकालना है और बल आघूर्ण निकालना है, और ये निकालना कहाँ है एक समान विद्युतीय क्षेत्र। तो सवाल ये है कि सर एक समान विद्युतीय क्षेत्र असमान विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। तो आपको पढ़ाया गया था जब विद्युतीय क्षेत्र हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक, तो याद होगा हम लोग एक समान विद्युतीय क्षेत्र असमान विद्युतीय क्षेत्र पढ़े थे। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में सभी जगह लगने वाला बल कैसा होगा एक समान, और असमान विद्युतीय क्षेत्र में सभी जगह लगने वाला बल कैसा होगा अलग अलग, कहीं पे ज्यादा बल लगेगा कहीं पर कम बल लगेगा, इस तरीके से। तो इसी के बारे में हमको जानना है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर एक समान विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई डाइपोल जाता है, डाइपोल पे कितना बल लगेगा। तो डाइपोल पर परिणामी बल 0 होता है और उस पर बल लगता है
जो पिंड में घूर्णन कराता है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। 11th में पढ़ना था बल आघूर्ण। बहुत आदमी हो सकता है बल आघूर्ण से परिचित ही ना हो, तो देखिए यहाँ पहले परिचय हम करा दे रहे हैं। आपका नाम है बल आघूर्ण। लिखने का तरीका टाउ होता है, टॉर कहते हैं इसको, 11th में पढ़ाए थे। अब सवाल ये है कि सर बल आघूर्ण क्या होता है? तो किसी भी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने वाला बल बल आघूर्ण कहलाता है। जैसे पंखा घूम रहा है तो इसको घुमाने वाला जो बल है उसको बल नहीं कहते, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बल जो किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न कर दे उसे क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। कोई दिक्कत वाला? ऐसा बल जो किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न कर दे उसे बल आघूर्ण कहा जाएगा। अभी निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए इधर आपके सामने कोई पिंड रख दिया गया, बोला गया इसको घुमाइए, घूर्णन गति कराइए। तो घूर्णन गति कराने के लिए एक बल यहाँ से लगाएंगे। मान लीजिए 10 न्यूटन का कोई बल लगाए यहाँ पर, एक बल यहाँ 10 न्यूटन का लगा दिया। अभी दोनों आदमी जैसे ही बल लगाया दो जगह तो ये तुरंत घूमना चालू कर देगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बल के बीच आप दूरी लिए हैं, एगो यहाँ लगा रहा है एगो यहाँ, तो इनके बीच दूरी हो गया ना जी। ये दूरी जितना ज्यादा लीजिएगा उतना कम बल लगाना पड़ता है। ये दूरी जितना, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ ला देते, इसको यहाँ कर देते, तो इसी को घुमाने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, 10 की जगह 20 लगाना पड़ता है। लेकिन जितना अधिक दूरी पर लगाइएगा आपको बल कम लगाना पड़ता है। ये होता कितना है? तो ये होता है बल गुने लंबवत दूरी होता है बालक। ठीक है, बल गुने लंबवत दूरी। अब बताइए दोनों बल तो बराबर है, कोई एक बल ले लीजिए और लंबवत दूरी कितना लिखे हैं आप बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत बालक? यही बल आघूर्ण निकालने का तरीका होता है। चलिए अब जो हम लोग हेडिंग दिए हैं उस पर आते हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लिखा जा रहा है अच्छा, हाँ, डाइपोल। देखिए गड़बड़ है यहाँ पर, डाइपोल उधार लीजिए। डाइपोल का इंग्लिश उधार लीजिएगा। हो गया? चल लिखना होगा थोड़ा सा लैंग्वेज। तो डाइपोल में कितना आवेश होता है? 2, 1 प्लस 1 माइनस। लिखेंगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र, लिखा जाए एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव और ब्रैकेट में वेक्टर पी लिख लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव ब्रैकेट में वेक्टर पी द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण, विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण थीटा है। विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण थीटा है। विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण थीटा है। अब जितना आप लिखे हैं उसका पहले डायग्राम बनाइए। तो बताइए एक समान विद्युतीय क्षेत्र का नाम क्या लिए? ई। डाइपोल का नाम क्या लिए? बी। और डाइपोल कितना कोण से घुमाए? थीटा कोण से। अब देखिए इसका डायग्राम, देखिए बात नहीं। देखिए सर, ये सब एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। ये जितना देख रहे हैं ये ई है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा हो गया। देखिए एरो उधर होने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र का दिशा सामने है।
अब इसमें डाइपोल को रखना है तो डाइपोल अलग बनाएंगे। ये डाइपोल हो गया। डाइपोल में कितना आवेश होता है? 2 आवेश। तो एक है माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। एक माइनस क्यू आवेश होगा, एक प्लस क्यू आवेश होगा, और दोनों के बीच का दूरी कितना होता है? 2। कोई दिक्कत है वाला? अब बताइए, डाइपोल बाहर है तो इसमें कोई बल लगा रहा है? कोई बल इस पे लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्षेत्र में जाएगा तब ना बल लगाएगा, क्षेत्र। अब इसको यहाँ से उठाएंगे, क्षेत्र में लेके आएंगे। तो देखिए, यहाँ से उठा के लेके आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेके आ गए तो डाइपोल का डायरेक्शन पूछेंगे कि बताइए डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है? तो कहिएगा माइनस से प्लस की ओर है। और विद्युत क्षेत्र का दिशा कहाँ है? तो डाइपोले के दिशा में। ये भी सामने देख लीजिए, ये भी सामने है। अगर आपसे पूछा जाएगा डाइपोल का डायरेक्शन बताइए तो बोलिएगा माइनस से प्लस की ओर, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताइए तो भी सामने ही दिख रहा है। मतलब दोनों एक ही दिशा में है, दिख रहा है सामने। अब हमने बोला कि हमको बल और बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है। तो बल आघूर्ण क्या करता है? घूर्णन गति कराता है। मतलब कि अगर इस क्षेत्र सब मिलकर इस पर बल लगाए तो ये क्या होगा? तुरंत ऐसे इस क्षेत्र में घूमना चालू कर देगा। समझ में आ रहा है बात? तो अब बताइए कि हम एक के बाद टोटल थोड़े घुमाएंगे, हम तो थीटा घुमा के चेक करेंगे कि अगर ये डाइपोल ऐसे था और सर अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए तब बताए। तो देखिए, इसको घुमाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए कितना कोण से घुमाएं, तो आप कहिएगा हम तो थीटा कोण से घुमाएं। पहले कैसे था? सीधे था। अब इसको थीटा कोण से घुमा दिया गया तो घुमाने में बल लगा होगा, वही तो बल आघूर्ण कहलाता है। वही हम लोग निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक आवेश यहाँ है। तो अगर ये आवेश है तो इधर एक बल लगेगा बालक सामने, यहाँ बल लगेगा। कैसे बल निकालिएगा? तो देखिए, E बराबर होता है F/Q। तो जब बल निकालना होगा तो क्या होगा? QE हो जाएगा। अगर प्लस आवेश है तो प्लस QE। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो बल लगेगा ये प्लस QE होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर प्लस आवेश है, और इधर इस दिशा में भी एक बल लगेगा। ध्यान देंगे, इस दिशा में भी एक बल लगेगा यहाँ पर, और ये बल कितना होगा? तो F बराबर -QE। कोई दिक्कत वाला? तो याद रखेंगे, यहाँ पर 2 बल लगा हुआ है। 2 बल लगा हुआ है, एक प्लस QE एक माइनस QE। ये दोनों बल बराबर होगा या असमान होगा? समान होगा कि असमान जी? समान, क्योंकि क्षेत्र का ही नाम है एक समान विद्युतीय क्षेत्र। जहां भी बल निकालना होगा याद रखेंगे सब बल एक दिशा होगा। तो अगर कहा जाए कि बल आघूर्ण लिखिए तब तो आपके लिए आसान है कि एक बल ले लीजिएगा दोनों में से। लेकिन लंबवत दूरी यहाँ दिख रहा है नहीं, तो लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे? यहाँ से एगो लंब डाल देंगे और इसका नाम ले लेंगे, इसका नाम ले लेंगे ए। इस जगह का नाम कितना हो जाएगा? बी। इस जगह का भी नाम ले लीजिए बी, और इस जगह का नाम क्या हो जाएगा? सी। ABC। लंबवत दूरी में इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। कोई दिक्कत वाला? डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए।
चलिए हो गया वाला। वाला लिखना होगा इसके नीचे। तो विद्युत क्षेत्र में डाइपोल को रख दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के रख दिया और कितना कोण से घुमा दिया, थीटा को लिखा जाए। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, इसके नीचे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण विद्युत द्विध्रुव के घटक, विद्युत क्षेत्र E के कारण विद्युत द्विध्रुव के घटक आवेशों, विद्युत द्विध्रुव के घटक आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q पर, विद्युत द्विध्रुव के घटक आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q पर लगने वाले, प्लस Q तथा माइनस Q पर लगने वाले बल क्रमशः है, प्लस Q तथा माइनस Q पर लगने वाले बल क्रमशः प्लस QE, लगने वाले बल क्रमशः प्लस QE तथा माइनस QE है, लगने वाले बल क्रमशः प्लस QE तथा माइनस QE है। डायग्राम में दिख रहा है प्लस QE माइनस QE है, जो परिमाण में समान, जो परिमाण में समान एवं दिशा में, जो परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है, जो परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है, एवं दिशा में विपरीत है। अतः द्विध्रुव पर, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, और डैश दे दीजिए, लगने वाला परिणामी बल और डैश दे देंगे। तो हमको ये बताइए बालक कि F परिणामी बल, तो ये बताइए इस पे टोटल कितना बल है? 2 गो, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो परिणामी पूछा जाए तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आप कहिएगा कि एक बल है प्लस QE, दूसरा बल है माइनस QE, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट कितना? 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर परिणामी बल बताइए, तो याद रखेंगे परिणामी बल जो होगा ये 0 होगा, 0 होगा, लिख लिया जाए, ये दोनों लिखेंगे। और याद रखेंगे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जो परिणामी बल होता है वो 0 होता है, दोनों लिखेंगे।
हो गया F है परिणामी, तो F परिणामी कितना हो गया, तो दोनों जोड़ दिए बल को, एक प्लस में था एक माइनस में, रिजल्ट कितना हो गया 0। अब इस 0 होने के कारण ये केवल घूमेगा, अगर 0 नहीं होता तो केस बदल जाता बालक। वहां तक लिख लिए, लैंग्वेज लिखा जाए, इसके नीचे लिखेंगे अतः एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, अतः एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युतीय द्विध्रुव पर, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, हो गया बालक। अब देखिए जो बल गुण नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा समझना होगा कि सर आप 0 निकाल दिया, अगर 0 नहीं होता तब क्या होता है, और 0 है तब क्या होगा, दोनों में अंतर समझिए। दोनों के बारे में सीखेंगे बालक। यहाँ पर एक पिंड दे दिया गया घूर्णन कराने के लिए, घूर्णन कराइए, तो आप बोले कि यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगाएंगे, अभी डायग्राम बनाया था। हाँ देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि इसको घूर्णन करा दीजिए, तो घूर्णन कराने के लिए 2 बल लगाएंगे, एक 10 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का। तो अब बताइए दोनों अब 10-10 न्यूटन का बल लगाए हैं, तो इसमें परिणामी बल कितना है, 0 है। तो अब याद रखिएगा कि जब परिणामी बल शून्य होगा, ध्यान देंगे, जब इस पे परिणामी बल शून्य होगा, इसमें एक ही गति होगा जिसका नाम है घूर्णन गति। याद रखेंगे कि जब परिणामी बल शून्य होगा, इसमें केवल एक गति होगा जिसका नाम है घूर्णन गति। ये घूर्णन करेगा बालक, याद रखेंगे, ये इस तरीके से घूमेगा, लेकिन बल बराबर नहीं हो। कोई कह दिया कि हम 10 न्यूटन नहीं 15 न्यूटन बल लगा दिया, बताइए 15 न्यूटन, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र होगा कि असमान, क्योंकि कहीं ज्यादा कहीं कम लगा दिए। अब देखिए इसके कारण क्या होगा, इसमें देखा जाए 15 न्यूटन को 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे ई 10 न्यूटन और इस 10 न्यूटन के कारण बल का युग्म हो गया, तो ये दोनों 10 न्यूटन के कारण इसमें क्या होगा, घूर्णन गति होगा। कौन सा गति, घूर्णन गति। लेकिन जो 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा बल लगाए हैं, क्योंकि इसमें परिणामी बल कितना होगा, तो 15 माइनस 10 बराबर 5, मतलब 5 न्यूटन आप एक्स्ट्रा लगा दिए। यहाँ 10 लगा तो आपको भी 10 लगाना चाहिए था, लेकिन आप 15 लगा दिए, मतलब कितना ज्यादा लगा दिए, 5। तो याद रखेंगे कि दोनों 10-10 न्यूटन के कारण इसमें घूर्णन गति होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा लगा दिए हैं इसके कारण एक और गति बढ़ जाएगा जिसका नाम है रैखिक गति। इसका मतलब पिंड गोल गोल तो घूमेगा, लेकिन उसमें रैखिक गति होगा, वो आगे भी चलेगा, ठीक है। जिसे पहिया का गति, पहिया गोल गोल भी घूमता है और आगे भी चलता है, तो जब दोनों गति एक साथ मिल जाता है तो उसको कहते हैं लोटनिक गति, रोलिंग मोशन कहा जाता है। रोलिंग मोशन, रोल करना। कोई दिक्कत बालक? तो इस तरीके से अगर ये डाइपोल, याद रखेंगे, अगर ये डाइपोल असमान विद्युतीय क्षेत्र में रहता तो ये गोल गोल घूमते घूमते क्षेत्र से बाहर निकल जाता। कब? जब अलग अलग रहता बल, तब। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में केवल एक ही गति होगा, कौन सा? घूर्णन गति। इसे गोल गोल केवल घूमेगा। कोई दिक्कत? तो यही होता है असमान और एक समान में। तो अब हमको ये बताइए कि केवल घूर्णन कराना है तो परिणामी बल कितना चाहिए? अगर ज्यादा आ गया, अगर कम आ गया तो इसमें दो गति आ जाएगा। कौन कौन? रैखिक और घूर्णन, दोनों। और जब दोनों मिल जाता है तब क्या कहा जाता है? लोटनी गति। कोई दिक्कत बालक? चलिए यहाँ तक हो गया ना हम लोग का। इसके नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए विद्युत द्विध्रुव पर
पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत मतलब जो कार्य कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिमाण में, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिमाण में बराबर तथा दिशा में, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत, तथा दिशा में विपरीत दोनों बल, तथा दिशा में विपरीत दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का, दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एवं यह बल युग्म, एवं यह बल युग्म पिंड में, एवं यह बल युग्म पिंड में घूर्णन गति, एवं यह बल युग्म पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, घूर्णन गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। हो गया बालक। अब देखिए, अगर हमको फॉर्मूला वगैरह लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कैसे लिखना होगा, टाउ से। तो क्या होता है, दोनों बल में से कोई एक बल का परिमाण, याद रखेंगे बल का परिमाण माइनस प्लस मत ले लीजिएगा, क्योंकि परिमाण में माइनस प्लस नहीं होता है। माइनस प्लस डायरेक्शन बताता है, आकर्षण प्रतिकर्षण को व्यक्त करेगा। और गुणे लंबवत दूरी, गुणे लंबवत दूरी। अब बताइए कि दिए गए डायग्राम में बल कितना है, तो कोई ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, अब प्लस माइनस नहीं लेगा। अभी दो था ना बल जी, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में से एगो ले लीजिए। लंबवत दूरी का नाम कितना है, बीसी, इसीलिए तो लंब डाले हैं। तो बीसी हमारा लंबवत दूरी है। तो कहिएगा सर लंबवत दूरी हो गया बीसी। अब बीसी को आगे चल के हटाना पड़ेगा। देखो जी बात नहीं, ये बताइए कि बीसी हटाना है। देखिए यहाँ थीटा कोण दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कॉर्ड। तो ये लंब है, तो ये आधार हो गया, तो ये 12 क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो साइन थीटा से हटाएंगे इसको, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉर्ड होता है बालक। तो लंब का नाम कितना है, बीसी, कॉर्ड का नाम कितना है, 12। तो जब बीसी निकालिएगा ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। कोई दिक्कत बालक। और ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखिए, तो टाउ बराबर हो जाएगा QE, ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, Q और 12 को एक साथ लिख दीजिए और E साइन थीटा को एक साथ लिखेंगे। बताइए आपको पढ़ाया गया P बराबर Q इंटू 12, Q और 12 को हटा दीजिए, किससे, P से, ये हो जाएगा P E साइन थीटा। समीकरण नंबर कितना जी, 1। अब बताइए 11th में पढ़ना था सदिश तथा अदिश, सदिश तथा अदिश। तो वहां पढ़ना था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन थीटा, और वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। इसका नाम है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और नीचे वाले का नाम है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ऊपर वाले को क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे वाले को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हमको ये बताइए कि हमारा जो अभी इस सूत्र आया है, क्रॉस पे टूटेगा कि डॉट पे, क्रॉस पे। क्यों, क्योंकि साइन है बालक, और साइन जो होता है ये सदिश गुणनफल में प्रयोग किया जाता है। तो अब
याद रखिएगा कि आपका दिया है P sin थीटा, जैसे यहाँ AB दिया है तो आपका क्या दिया है P sin थीटा। तो सदिश में अगर लिखना हो तो इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं बालक, देखिए तो इसी को हम लोग तोड़ेंगे, तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं, सदिश के रूप में, सदिश के रूप में बल आघूर्ण। इस सदिश में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा टाउ बराबर वेक्टर टाउ बराबर, ये हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब इसमें साइन थीटा मत लिख दीजिएगा, साइन थीटा आ जाएगा तो वो परिमाण के रूप में होगा, अब यहां से लिखेंगे बल आघूर्ण, टाउ बराबर बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। हो गया वाला, ठीक है। तो ये परिमाण के पद में है समीकरण 1, और समीकरण जो 2 निकाला गया है वो सदिश के रूप में है। तो जब क्वेश्चन बनाना होगा तो इससे बनाइएगा, और सदिश के रूप में लिखना होगा तो पीछे वाला यूज करेंगे। हो गया वाला, देखिए सदिश के रूप में बल आघूर्ण है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब इसको आगे पीछे मत लिख दीजिएगा, E को पहले मत लिख दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, इसका चिन्ह पलट जाएगा बालक। याद रखें जब पहले P है तो पहले P रखना है और उसके पीछे E रखना है, क्योंकि ऑप्शन में देगा कि पहले E रख दे, ऑप्शन में देता है। जहां इसका जगह बदलिएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लिख लिए, चलिए पीछे वाला हो गया ना जी, लैंग्वेज लिख के बोल रहे हैं। समीकरण 2 के नीचे लिखा जाए, समीकरण 2 के नीचे लिखेंगे, बोला जाए लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का आवश्यक व्यंजक है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का
बल आघूर्ण का आवश्यक व्यंजक है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का आवश्यक व्यंजक है। तो याद रखेंगे ये दोनों फॉर्मूला P sin थीटा और ये वाला याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी E को पहले कर देता है और P को बाद में, तो याद रखेंगे गलत हो जाएगा। जहां जगह बदलिएगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज। बस यही रोकेंगे। उसमें रख सकते हैं, परिमाण में रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते। कल आपका क्लास बंद रहेगा वाला। अल्लाह ने